नमस्कार, दुर्गेंद्र चौहान हूं मैं। इस देश में अब आखिरी चरण की 57 सीटों का चुनाव बचा है और 1 जून वह तारीख है जब ये चुनावी महायज्ञ की पूर्णाहुति इस देश के और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के मतदाता डाल देंगे इस महायज्ञ में। इस अंतिम चरण के चुनाव में 13 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जो ठेठ पूर्वांचल इलाका है, जिसे हम पूरबिया इलाका भी कह सकते हैं और पूर्वांचल भी कह सकते हैं, पूरब भी कहते हैं लोग। इस क्षेत्र में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, बनारस, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं तीसरी बार, और मिर्जापुर के साथ साथ रॉबर्ट्सगंज, जिसे सोनभद्र कहते हैं, वो लोकसभा क्षेत्र भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक अलग किस्म का समीकरण यहाँ पूर्व में रहा है। 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने इन 13 में से 11 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। 9 सीटें इसमें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी, जबकि 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी, सोनभद्र और मिर्जापुर की सीटें अनुप्रिया पटेल की पार्टी को मिली थी। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। 2 सीटें इस गठबंधन की साझीदार बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आई थी। वो बसपा की जो सांसद थे वो गाजीपुर से अफजाल अंसारी और घोसी से अतुल राय, पड़ोस की सीटें हैं, लगी सीटें, यहाँ पर वो जीते थे। लेकिन इस चरण में कुछ ऐसी भी सीटें हैं, 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत 2019 में बहुत कम वोटों से हुई थी और हार लाखों में हुई थी। इन सीटों को लेकर समीकरण अलग अलग तरीके से बन रहे हैं। चंदौली सीट पर महेंद्र नाथ पांडे कई बार गिनती में पीछे हटे, लेकिन बाद में वो एक बहुत स्लिम मार्जिन से वो चुनाव जीत गए, केंद्रीय मंत्री हैं। इस बार भी महेंद्र नाथ पांडे पूरी तरीके से चुनाव मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर जो चुनावी समीकरण है पूर्वांचल का, उसमें भाजपा कम मार्जिन से जीतती दिखी थी और बड़े अंतर से वो हारती दिखी थी। ये सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं लगातार। और अगर इस बार की बात करें तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ अंडर करंट है, ज़मीन के नीचे कुछ चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हवा बदल रही है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष की हवा टाइट हो गई है। अब टाइट पूर्वी उत्तर प्रदेश में या मध्य उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि हवा टाइट होने का मतलब मामला गड़बड़ है, और कुछ लोग यही जुमला हवा टाइट होने का बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कर रहे हैं। वास्तव में ये पूर्वांचल, खासतौर पर यूपी वाला पूर्वांचल, बिहार की 4 सीटों को भी प्रभावित करता है। बिहार की जो 4 सीटें हैं उन तक इस पूर्वांचल का जो माहौल है, जो पूर्वाई हवा है, उसका रुख किस ओर है, ये भांप कर बिहार की जो उत्तर प्रदेश से सटी 4 सीटें हैं वो भी, वहाँ के मतदाता भी वोट डालते हैं और डालते रहेंगे या डालते रहे हैं। तो इस बार पूरबिया किस ओर चले, पूरब के रहने वाले लोग किस ओर चले, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और मध्य उत्तर प्रदेश में, ठेठ सेंट्रल यूपी में ये कहा जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत है, मानसून भी आने वाला है, खबरें हैं मानसून आने की। आज कुछ जगह से खबर आई कि बारिश भी हुई है। तो ऐसे में कहा जाता है ना कि जब पुरवैया बहती है तो अपने आप में माहौल बदल जाता है। एक अलग तरीके की कहावत भी है कि जब पुरवाई चलती है तो सूखी नदियों में भी नाव बहने लगती, इतनी बारिश होती है। ये इस तरीके की कहावत है पुरवाई हवा को लेकर।
यही हम भांपने और मापने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चुनाव बड़ा गूढ़ होता है, बड़े बड़े नहीं माप पाते हैं, अंदाजा कुछ लगाते, होता कुछ है, तो कोई बात दावे से तो हम कह ही नहीं रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार पूर्वाई हवा किस ओर बह रही है। किस ओर पूर्वाई हवा बह रही है, ये भांपने और मापने की कोशिश है। जो बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं वो वाराणसी है, गोरखपुर है, गाजीपुर है। इन सीटों पर एक अलग तरीके की जंग दिख रही है। गोरखपुर में काजल निषाद के चुनाव मैदान में आने से वहाँ सर्वाधिक निषाद मतदाता हैं। हालांकि वो योगी जी का गढ़ है, वहाँ के बारे में बहुत कुछ भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग कह रहे हैं कि माहौल बदला है। अब दावा करने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि काशी में नरेंद्र मोदी का जो अंतर है हार का, जो हराते हैं अपने प्रत्याशी को, जो विरोधी प्रत्याशी जो है, नरेंद्र मोदी लाखों से हराते रहे विरोधी प्रत्याशी को, तो इस बार जो विपक्षी प्रत्याशी होगा उसकी हार का अंतर कम होगा और विपक्ष अपनी यही जीत मानेगा। अगर मोदी के जीत के अंतर को विपक्ष कम कर लेता है तो ये उसके लिए जीत जैसा ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, इस देश के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से मैदान में हैं। सीटों का गुणागणित पूर्वैया हवा की ओर चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण का रण 1 जून को होगा और ये चरण एनडीए के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पिछले चुनाव में एनडीए ने बस घोसी और गाजीपुर में मात खाई थी और बाकी सभी सीटें जीत ली थी। इसमें 9 भाजपा ने खुद और 2 सीट उसकी सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी। बाकी 2 में से एक सीट सपा और बसपा के खाते में चली गई थी। हालांकि अंतिम चरण यूपी की हॉट सीट वाराणसी, गोरखपुर और मिर्जापुर के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। वहीं और भी तमाम सीटें हैं जहां कंपटीशन जोरों पर नजर आ रहा है। बलिया संसदीय क्षेत्र पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सियासी जमीन मानी जाती है। यहां से वे 8 बार चुनाव जीते थे। यही नहीं, लगातार 6 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। उनके बाद यह सीट समाजवादी पार्टी के टिकट पर चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर जीतते रहे। लंबे अरसे से इस सीट पर जीत की बोट जो रही भाजपा को 2014 में सफलता मिली। मोदी लहर में वीरेंद्र सिंह मस्त यहां से सांसद बने। देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी का पड़ोसी संसदीय क्षेत्र चंदौली भाजपा के लिए काफी अहम स्थान रखती है। दरअसल वाराणसी से पीएम मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे इस बार भी यहां से चुनावी रण में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। सपा ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारा है। सवाल है कि क्या चंदौली के मतदाताओं की नाराजगी दूर कर पाएंगे भाजपा के महेंद्र नाथ पांडे। भाजपा ने देवरिया सीट पर इस बार अपने सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर शशांक मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में आई इस सीट पर पार्टी ने अखिलेश प्रताप पर दांव खेला है। माना जा रहा है कि देवरिया में कहीं भाजपा को सांसद का टिकट काटना भारी न पड़ जाए। तो वहीं माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। मुख्तार का गाजीपुर के साथ साथ पड़ोस के बलिया, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी में भी प्रभाव माना जाता रहा है। अब देखना ये होगा कि अफजाल को उनके भाई की मौत के बाद क्या सहानुभूति वोट मिलता है या फिर यहाँ पर मनोज सिन्हा का सिक्का चलता रहेगा। इसका फैसला जनता 1 जून को करेगी। हालांकि यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है और 1 जून को, जो कि अंतिम चरण 7वां चरण है, और इस अंतिम चरण में जनता अपना अंतिम लक्ष्य और अंतिम वोट तय कर देगी कि आखिर उन्हें
किसकी चाहत है और कौन असली कुर्सी का हकदार है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पूर्वांचल की टक्कर बड़ी भीषण है और ये जो 13 सीटें हैं ये बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में इंडिया वाले गठबंधन का भविष्य तय करेंगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। और सबसे ज़्यादा जो परीक्षा की घड़ी है वो अपना दल, निषाद पार्टी, राजभर, ये जो भाजपा के सहयोगी दल हैं इनकी भी अग्नि परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में पास हुए तो इन्हें भाव मिलेगा, अगर फेल हुए तो इनके भाव घट जाएंगे, ऐसा आकलन राजनीतिक विश्लेषक करते हैं। हमारे साथ आज बहुत ही चुनाव को बहुत करीब से देख रहे, तमाम दौरे कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, ऐसे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों को हमने आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। उत्कर्ष सिन्हा उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकार, यहाँ तक कि विदेशों में भी जाकर पत्रकारिता उत्कर्ष सिन्हा ने की है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार उत्कर्ष जी। मनोज मिश्रा, जाने माने विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर एमएल वर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और चुनाव विश्लेषक हैं। प्रोफेसर एमएल वर्मा साहब सैफोलॉजिस्ट हैं और तमाम बड़े बड़े संगठनों के लिए प्रोफेसर वर्मा काम कर चुके हैं, चुनाव विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। और उत्तर प्रदेश और का कोना कोना छान कर कुछ सार एकत्र किया है। हर चुनाव में बहुत घूमते हैं, बहुत निकलते हैं, बहुत डिस्कशन करते हैं, उत्तर प्रदेश में और देश के विभिन्न भागों में। हैदर नकवी साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हैदर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मंथन उत्कर्ष सिन्हा जी से ही शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह हमारी उत्कर्ष जी से बात हो रही थी तो ऐसे ही हमने छेड़ दिया हाल चाल, दुआ सलाम, नमस्कार, प्रणाम, घर परिवार कैसा है इत्यादि। फिर जाहिर सी बात है दो पत्रकार बात करेंगे, राजनीति पर बात ना हो तो फिर बहुत ही मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। राजनीति पे तो आ ही जाती है। अगर दो पत्रकार बात करेंगे तो घर परिवार ये तो फिर औपचारिकता बचता है, फिर आ जाते हैं उसी पे जूझने लगते हैं। और हम लोग काफ़ी देर तक जूझे इस विषय पर कि भाई अब माहौल क्या है, पूर्वांचल का रण है, बड़ा भीषण है। तो उत्कर्ष जी ने कहा कि नहीं नहीं, बहुत सारी, उत्कर्ष जी का ये कहना था कि ज़मीन के 3 फीट नीचे अंडर करंट है, हो सकता है। तो इसीलिए आज हमने उत्कर्ष जी को आमंत्रित किया है कि ज़रा वो अंडर करंट के बारे में हमारे दर्शकों को भी बताएं और क्या महसूस किया उन्होंने। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख इलाका है जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या बढ़ती है घटती, उस इलाके में उत्कर्ष जी काफ़ी घूमे हैं। उत्कर्ष जी। दुर्गेंद्र भाई, पूर्वांचल हमेशा से बहुत पॉलिटिकल इलाका रहा है। बहुत, अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो क्रांतियां जो हैं उसका जन्म पूर्वांचल से हुआ है। और अभी भी हमारी आपकी तो मान लीजिए पत्रकारिता की बात है, वो कीड़ा पत्रकारिता का है, लेकिन पूर्वांचल में आप जब घूमेंगे तो हर चौराहे, हर चट्टी पे राजनीति की बात होती रहती है, तो राउंड द ईयर होती रहती है। अब तो चुनाव है, अब तो और हो रही है। तो यहाँ का वोटर ना खामोश है और ना वो बड़ा खुला है, वो बोलने में हिचक नहीं रहा है। जो खास बात दिखाई दे रही है इस पूरे चुनाव जी, वो एक चीज ये है कि जो हमने 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी के सपोर्टर वोटर को बहुत एग्रेसिवली बोलते हुए देखा था। नारे भी थे, हर हर घर जो मोदी है तो मुमकिन है, वो नारे नहीं है। और अगर आप सैंपलिंग कर लें तो मैं सिर्फ मिजाज बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से, तो हम लोगों का काम ही है कि जो देखा उसको कह देना, जो समझा उसको लिख देना। जी जी। दूसरा ये कि अगर 5 वोटरों को आप बात करेंगे जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था, तो उसमें एक आध दो मिल ही जा रहे हैं जो थोड़ा निराशा से कह रहे हैं कि यार इस बार नहीं देंगे जी। तो एक ही जनरल बातचीत, मतलब ये तो अगल बगल के सर्वे का मामला है। दूसरा, बीजेपी का जो स्थानीय कार्यकर्ता है
वो उतना उतना मजबूती से, उतना उत्साह से बूथ तक, और बूथ तक जो पन्ना प्रमुख जिसको हम कहते हैं, जो जिसकी बड़ी चर्चा है कि भाई सबसे स्ट्रांग पार्टी है ना बीजेपी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, उसका स्ट्रक्चर सबसे स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा व्यवस्थित स्ट्रक्चर वाली पार्टी है, वो पन्ना प्रमुख भी बहुत जगह गायब है। जी जी। और ये दिख रहा है, ये आप, मुझे लखनऊ में भी दिखा है, ये दूसरी जगह जहां वोटिंग हो रही थी वहां भी दिखा। तो इसलिए जो वोटिंग टर्नआउट है, हम देख रहे हैं कि वो 2014 के चुनाव से पहले यूपी का जो वोटर टर्नआउट था वो काफी कम होता था, 14 और 19 में बहुत बढ़ा था। जी। उसके पीछे इलेक्शन कमीशन की भी कोशिशें थी और मोदी मैजिक तो था ही, तो लोग निकल के दे रहे थे, वो गायब हो गया है। और तीसरा, ये पूरा का पूरा चुनाव जातीय समीकरणों पे जाके टिक गया है। इसमें वो जो मोदी मैजिक वाला जो वोट होता था ना, बड़ा वाला, बड़ा शेयर होता था मोदी मैजिक का, वो शेयर सिकुड़ा हुआ है। और ये एक दो नहीं, मैं 14 कंस्टिट्यूएंसीज अपनी आंखों से मैंने देखने समझने की कोशिश की, तो उस सबके भीतर ये चीज कॉमन लाइन दिखाई दे रही है। और पूर्वांचल का जहां तक सवाल है, देखिए बनारस का जिक्र आपने किया, गोरखपुर का, मैं वहीं से बात शुरू करके खत्म करता हूं जल्दी से, क्योंकि दूसरे साथी हैं। बनारस में हमेशा 19 तक के चुनाव में, जो बहुत हाइप का चुनाव था, जब मोदी जी की जीत बहुत आगे, बहुत ज्यादा बड़ी जीत थी, तब भी अपोजिशन का 3-3.5 लाख प्लस वोट रहा है जी, सारा अपोजिशन मिला के। मोदी जी को जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा वोट मिलते थे और वो मार्जिन होता था। इस बार माहौल में कुछ तब्दीली है, और ये माहौल में तब्दीली 24 में नहीं आई है, ये 22 में ही आ गई थी। क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका पूरी दुनिया में चर्चा हुई, बड़ा शोकेस हुआ, सब कुछ हुआ, वो जिस कंस्टिट्यूएंसी में आती है ना, विधानसभा की जो का क्षेत्र है बनारस दक्षिणी जी, वहां पर बीजेपी के सिटिंग मिनिस्टर को जीतने के लाले पड़ गए थे जी। तो हम देखते हैं बाहर तस्वीर कुछ होती है और स्थानीय स्तर पर लोगों का रिएक्शन कुछ होता है। तो वो पूरा माहौल बना हुआ है, 2022 का माहौल बना हुआ है। और उसके बाद कहीं अतिरिक्त उत्साह मुझे नहीं दिखाई दिया कि नहीं, बात सब लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी तो चुनाव जीतेंगे ही, क्योंकि इसमें तो किसी को कोई शुबा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इस पे शुबा है। बहुत सारे लोग वोट को बदलेंगे अपना, ये भी कंफर्म है। इसलिए ये बात आ रही है कि शायद मार्जिन वो ना रहे जो 2019 का मार्जिन रहा है। और अजय राय टिके हुए हैं, वहां के लोकल हैं, अपना उनका बेस है, कॉस्ट केमिस्ट्री भी उनके साथ सपोर्ट करती है, तो वो एक है। और गोरखपुर, आखिर में गोरखपुर में एक चीज, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए, गोरखपुर वो सीट है, हमारे मुख्यमंत्री जी वहां से आते हैं और उत्तर प्रदेश का देश भर में लोकप्रिय है। और आप भी वहीं से आते हैं उत्कर्ष जी। यही गोरखपुर है जो एक वक्त ऐसा था कि योगी आदित्यनाथ जी दूसरा चुनाव जब लड़ रहे थे अपना करियर का, तो 7,000 वोट से जीत पाए थे। उसके पहले का चुनाव 45,000 वोट से जीते थे। और 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, जबकि मुख्यमंत्री का शहर हो चुका था और बड़ा उत्साह था। कॉमन फैक्टर क्या था? कॉमन फैक्टर था कि बीजेपी के अगेंस्ट निषाद कम्युनिटी का कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट, यमुना प्रसाद निषाद 2 बार थे, प्रवीण निषाद तीसरी बार थे, और अब जब काजल निषाद है तो निषादों का लगभग 90% वोट आप मान लीजिए कि एक तरफा है। अब उसके बाद बाकी सब प्लस हो रहा है। दूसरी तरफ योगी जी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे, हालांकि उनका असर है, लेकिन मिजाज में बड़ा फर्क पड़ जाता है ना, कि खुद नहीं लड़ रहे महाराज जी, तो महाराज जी का कोई वो नहीं है। लेकिन गोरखपुर का चुनाव इसीलिए फंसा हुआ है। जो 3 लाख प्लस की जीत रवि किशन लेके गए थे 2019 में, वो 3 लाख प्लस नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव बहुत मार्जिनल होगा गोरखपुर में। ठीक बात है, ठीक बात है। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें उत्कर्ष जी ने रखी। मैं हैदर साहब को चर्चा में शामिल करता हूं। हैदर साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें अभी उत्कर्ष जी ने रखी कि भाई बनारस में भी
जो पिछले दफ़ा का मार्जिन था वो कम होगा। गोरखपुर वो कह रहे हैं कि निषाद बाजी पलट भी सकते हैं, ऐसा नहीं। और चेहरा वहाँ महाराज जी, मतलब महाराज जी नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, महाराज जी किसी को लड़ा रहे हैं चुनाव। तो ये इस तरीके की स्थितियाँ हैं। लेकिन जो आप कह रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि पिछली दफ़ा सपा बसपा का जो गठबंधन था 19 में, उससे इस बार का जो गठबंधन है उसको आप इतर मानते हैं। और आपकी दलील है कि भाई पिछली दफ़ा 40-42 सीटों पर बसपा का सिंबल नहीं था, इसलिए वो वोट भारतीय जनता पार्टी में सीधा सीधा ट्रांसफ़र हो गया। इस बार बसपा का सिंबल है तो जाहिर सी बात है कि पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ तो बसपा को मिलेगा। तो ये समीकरण अगर पूर्वांचल के दृष्टिकोण से देखें अगर इन 13 सीटों पर, तो हैदर भाई क्या तस्वीर आपको दिख रही है? पूरबिया किस ओर चलता दिखता रहा जाता दिख रहा है? पूर्वैया की क्या तासीर है? नमस्कार दुर्गेन भाई। नमस्कार। पहली बात तो आपको साधुवाद कि आज आपने हमको हमारे मित्र ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के दर्शन करा दिए। जमाना हो गया देखे हुए उनको। जी उत्कर्ष भाई नमस्कार, आप सबको भी नमस्कार। जी जी। इम्पोर्टेंट बात ये है दुर्गेन भाई, मैं बस मतलब बुलेटेड पॉइंट्स में बात रख सकता हूँ जी, बाकी इन्फ्रेंस आप लोग देख लीजिएगा। जी पहली बात तो ये है कि जो पहली लिस्ट आई इनकी 51 लोगों की, उसमें 48 के आसपास रिपीटेड कैंडिडेट्स थे, उसको लेके काफी नाराजगी रही। मतलब ये ग्राउंड पे पैल्पेबल थी, जहां जहां हम लोग गए लोगों में बड़ी भारी नाराजगी थी इस चीज को लेके। जो कैंडिडेट्स को लेके बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनको लेके बड़ी भारी नाराजगी थी। सेकंड ये था कि मोदी और योगी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, सारे कैंडिडेट्स उन्हीं के चेहरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ये भी आप मान लीजिए। तीसरी बात ये थी कि जो आपने बात कही वो है कि 37-38 सीटें जहां पे हम लोगों को लगता है कि बीजेपी बहुत मतलब टफ कंटेस्ट में है, ये वही सीट है जहां पर पिछली बार बसपा का सिंबल नहीं अवेलेबल था, वो दिखा नहीं था, और जो बसपा का वोटर था वो सीधे सीधे बीजेपी में एन मास चला गया था, जिसकी वजह से उनके विनिंग मार्जिन बहुत शूट किए। तो इस बार इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछली बार जो बीजेपी का विनिंग मार्जिन था वो एवरेज 2.20 लाख वोट्स का था, और इस बार अगर आप इन सीटों पे देखें तो लोग कहते हुए आपको मिलेंगे कि साहब भाई बड़ा टफ कंटेस्ट है, बड़ा कीन कंटेस्ट है, बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, हार जीत का फासला बहुत कम होगा। तो अगर आप ये देखें कि अगर ग्राउंड पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से इस जो गैप था, एक बहुत बड़ा गैप था विनिंग मार्जिन वाला, वो कवर अगर हो रहा है तो वो मुद्दे क्या हैं? तो वो मुद्दे कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा था जो जिसकी वजह से आदमी ये कह रहा है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जिनको आप अप्रैल की शुरुआत में ये मान नहीं सकते थे कि वो प्ले में होंगी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव फेज दर फेज बढ़ा उसके बाद वो लगा कि नहीं नहीं साहब वो तो बहुत ही क्लोज कंटेस्ट में आ गई। बड़ा अजीब सिनेरियो था ये। तो जहां जहां गए तो वो ग्राउंड पे कौन से मुद्दे हैं, तो जैसे ग्राउंड पे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, ग्राउंड पे अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, और ये सब वो हैं जो मोदी योगी का जो मैजिक है उसके काउंटर में है। अब ये डिपेंड करेगा कि अगर ये पुल कर लेगा तो ठीक, वो पुल कर लेगा तो ठीक, डिपेंड करेगा कि किस तरीके से है। तो वही चीज है। और दूसरा जो मुझे अब थोड़ा बहुत मतलब एक पिक्चर जो धीरे धीरे क्लियर हो रही है, जो पूर्वांचल में भी हो सकता है वो चीज प्ले करे, ये चुनाव बहुत जातिगत हो गया इस बार। जी इस बार जातिगत चुनाव हो गया कि ये कमंडल पे ना हो के भाई मंडल पे हो गया है। अच्छा, काफ़ी दिलचस्प आंकड़ा हैदर साहब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, बड़ा जातिगत मसला हो गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि मुद्दों पर चुनाव आया है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हुई हैं। अगर देखें तो बड़ा दिलचस्प है, पूर्वांचल का रण बहुत भीषण मुझे दिख रहा है। और जो 11 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने जीती थी, कम से कम उसमें तो कम से कम 5-6 सीटें तो बहुत बुरी तरीके से फंसी नजर आ रही हैं। एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के उस पार ये पता करेंगे कि पूरबिया किस ओर चले।
ब्रेक से लौट आए हैं, सीधे रुख करेंगे मनोज मिश्रा का, वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जो ये तीसरा, एक तरीके से माफ़ कीजिएगा, 13 का जो मसला है, ये 13 सीटें जो अंतिम चरण में हैं और ये जो गियर लगा तीसरे चरण से अब 7वें चरण तक, ये बार बार सारे विश्लेषक, सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि हवा बदल रही है, चुनाव बदल रहा है, अंडर करेंट है। कहीं अर्थिंग भी तो हो सकती है मनोज जी, कि अंडर करेंट कहीं अर्थिंग हो गई, पता चला वोल्टेज डाउन। अनम्यूट करिए। दुर्गेन भाई, जब अभी उत्कर्ष भाई और हैदर साहब कह रहे थे तो मैं बाकी उन चीजों पर विचार कर रहा था कि हम लोगों ने पीछे विजेंद्र कितनी बार किन किन बातों पे चर्चा की। दरअसल जो अर्थिंग और करंट जो आपकी पंच लाइन है, दरअसल करंट अगर आपको याद हो, चूंकि चुनाव हमेशा उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश शुरू होता है पहले चरण में और लास्ट जाकर के पूर्वांचल में खत्म होता है। आपकी हेडिंग आज बड़ी मस्त है, चली पुरवैया किशोर। तो पुरवैया जब चलती है तो बहुत सारे दर्द बहुत तरीके के होते हैं, लोगों को पता है, लोग उसका उदाहरण दिया करते हैं। और मंडल कमंडल का जो सबसे ज्यादा असर रहा है वो पूर्वांचल से लेकर के बिहार में ज्यादा था। उसका लाभ स्वर्गीय मुलायम सिंह को मिला, बीपी सिंह सरकार चली गई। लेकिन 2014 को जो मैंडेट मिलता है मोदी के नेतृत्व में या मोदी के आने से पहले, 2G 3G अन्ना जी और बहुत सारे आंदोलन हुए और कांग्रेस को ये साबित कर दिया गया कि पूरी तरीके से सबसे भ्रष्ट, सबसे करप्ट और सबसे मतलब बेकार पार्टी। और कांग्रेस भी यूपीए गठबंधन में 10 साल में उसने मोदी का स्वागत किया था, लड़ा नहीं था 2014 में जी। 14 चुनाव हुआ, अपरंपार जीत, 19 पुलवामा और बाकी चीजों के बाद फिर अपरंपार जीत। लेकिन 24 को चुनाव, दुर्गेंद्र भाई, मैं फिर एक बात आपसे कहूं कि प्रबंधन में, मैनेज और बाकी संगठन में पन्ना प्रमुख की बात करेंगे तो मुझे लगता है पन्ना से ही होता है। लेकिन पन्ना प्रमुख कई मतलब सुबह लोग धूप का हवाला देते हैं, गर्मी का हवाला देते हैं। मुझे 10 साढ़े 10 11 बजे बहुत सारे बूथों में 5वें चरण के चुनाव में दिखे नहीं थे। वो चाहे प्रयागराज की बात हो, चाहे वो जौनपुर की बात हो, चाहे वो मजली शहर की बात हो, मैं लगातार उस दिन फील्ड पर ही था। अब इसका असर क्या होगा? जब 14 में मोदी जी आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में इतने बड़े मैंडेट में कभी नहीं आई थी जी। कभी न कभी बहुत दलों गठबंधन से आती थी और उसका असर ये रहा। तो सभी जातियों का, सभी समुदाय का और उनकी छवि जिस तरीके से बताई गई और बनाई गई, उसका उनको बहुत लाभ मिला। लेकिन आज जबकि विपक्ष में फिर जैसे 17 और 19 के गठबंधन का जब जिक्र होता है, वो मंच पे था, वो जमीन पे नहीं था। आज चीजें नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। जब हम सारे पत्रकार साथी जब फील्ड में होते हैं या लोगों से चर्चा या बात करते हैं तो हम लोगों को जो चीजें दिखती हैं, शायद वो रैलियों में, भीड़ में उससे इतर हो सकता है सोच। पन्ना प्रमुख की बात हम इसलिए कहेंगे, संगठन की बात इसलिए कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी विगत 10 वर्षों में अगर आप इनके जिला और केंद्रीय या आप राज्य स्तरीय कार्यालय देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन्होंने 100 साल की प्लानिंग कर ली है। आज विधानसभा में एक वरिष्ठ पत्रकार थे, वो जिक्र कर रहे थे कि नड्डा जी के बयान जो अभी संगठन को लेकर, संघ को लेकर आए, इसका क्या मतलब है? तो मैंने उनको थोड़ा सा उदाहरण भी दिया। मैंने कहा देखिए, दरअसल अभी मैं जब जौनपुर में था तो उस दिन एक वरिष्ठ संघ के पदाधिकारी थे जो झारखंड और बिहार दोनों देखते, उससे चर्चा हो रही थी। बोले साहब, हम 365 दिन काम करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र है, सरकारें आती जाती रहती है और हमें काम करना है। तो जो ये दुबे, मैं इसलिए ये भूमिका, ये बातें कर रहा हूँ, जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे उत्कर्ष भाई ने कहा, वो इस बार मंच पे तो दिखे, रैलियों पे तो दिखे, लेकिन जिस दिन वोट डलवाना था, जो शाम से लगते थे, सुबह शाम, दूसरे दिन शाम तक, जब तक आपको वोट नहीं पड़ जाता था, कम से कम विगत 20, 22, 24 साल में कांसी राम के कैडर को अगर BS4 को हम छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी ने वो तैयार किया था, कटिबद्ध थे वोट डलवाने को लेकर। लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्यों में हो, मुझे उसमें थोड़ी गिरावट लगी। तो जो अर्थिंग की आप बात कर रहे हैं ना, इस करंट में जो अर्थिंग लगेगी, हम 1 जून तक अनुमान और 4 जून को परिणाम पे बात करेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं ये अर्थिंग आप भी महसूस करेंगे और हमारे साथ बैठे सभी वरिष्ठ, सभी मित्र साथी भी महसूस करेंगे। तो वो चीजें दिख रही हैं। रही बात, क्योंकि
मुद्दे की बात कर लें, जो 13 लोकसभा सीटों को चुनाव है, 11 उसमें सामान्य है, 2 सुरक्षित हैं। तो मोदी जी देश के सबसे बड़े नेता हैं। बनारस है, गोरखपुर सीएम की कंस्टिट्यूएंसी है, गाजीपुर है, और गठबंधन में आप मिर्जापुर को नहीं भूल सकते, अनुप्रिया पटेल बयानों के जरिए या राजा भैया के जरिए। तो ये जो 13 सीटों को चुनाव है दुर्गेंद्र भाई, मैं फिर कहूंगा, आप देखिएगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जब 100 में 90 नंबर से पास होती है तो उसको बचाना होता है, ध्यान रखिए। जी। तो उनको अपनी सीटें बचा करके दिल्ली की चौथी बार और तीसरी बार 400 पार के नारे को अगर साकार करना है तो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। पर मुझे और आपको सब अगर टक्कर दिखती है तो वो टक्कर क्या रूप लेगी और क्या परिणाम आएगा। जैसे जीत के अंतर की बात चाहे राजनाथ जी हो, चाहे मोदी जी हो, या चाहे कोई भी हो, इस बार कहा जा रहा है, और जो जाति समीकरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बातें कितनी भी कर लें, जब हम किसी को देने जाते हैं, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा की सीट, उसको प्रत्याशी बनाते हैं, तो सबसे पहले जातिगत आंकड़ों पर ही चर्चा होती है, पार्टी कोई भी हो। और इस बार जातिगत आंकड़े मुझे लगता है विगत 10 वर्षों से या विगत 20 वर्षों से, या 89, 90, 91 उत्तर प्रदेश जो मंडल का मंडल था, उससे ज्यादा दिख रहा है। बाकी 4 जून को देखते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर वर्मा को चर्चा में शामिल करते हैं। प्रोफेसर साहब, मनोज मिश्रा जी कह रहे हैं कि मंडल कमंडल से ज्यादा जाति उभार इस बार दिख रहा है। एक तो मेरा सवाल आपसे ये जाति उभार पर है, दूसरा जो सवाल ये है कि इस बार चुनाव मोदी के चेहरे पर है या प्रत्याशी के चेहरे पर? अनम्यूट करिए प्रोफेसर वर्मा। जी, आपकी आवाज आ नहीं पा रही वर्मा जी। हाँ, अब आई हो। जी बोलिए। जी बिल्कुल आए, बोलिए। देखिए दुर्गेन जी, जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि अब इस समय मंडल और कमंडल की बात हुई, जहां तक मंडल की बात करते हैं तो वहां पर जात तो अपने आप जुड़ जाती है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। जी। उत्तर प्रदेश में जो 7वां चरण है, 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 11 बीजेपी ने जीती है, और इसमें से इन 11 में से 4 कैबिनेट मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं। अनुप्रिया जी, महेंद्र पांडे जी, इवन प्रधानमंत्री जी और पंकज चौधरी, 4 कैबिनेट मिनिस्टर। और इसमें कोई शक नहीं कि जाति सीए समीकरण तो हमेशा से रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस बार क्या किया है कि वो उसको जो एक मैजिक था, मोदी मैजिक, उसने टिकट का बंटवारे में उसने जातीय समीकरण को छोड़ करके मोदी मैजिक जैसा काम किया है। और मोदी मैजिक के साथ साइकोलॉजी क्या है, होता क्या है, आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए आप कभी किसी एक पिक्चर को देखने जाएं, तो पहली बार जब आप देखते हैं तो पहली बार देखने के बाद में आपको ये मालूम होता है कि आगे क्या होगा ये नहीं मालूम है, तो वहां पे क्यूरियोसिटी होती है। दूसरी बार वो क्यूरियोसिटी जब आप उसी पिक्चर को फिर से देखें तो खत्म हो जाती है, क्योंकि आप देखते रहते हैं कि ये चीज तो घटित हो चुकी है। तीसरी बार देखेंगे तो फिर घटित हो चुकी है, या जिसको कह सकते हैं कि गांव में पहले लोग तमाम से तमाशे दिखाने आते थे, तो एक बार देखने के बाद, 2 बार देखने के बाद, तीसरी बार आदमी कहने लगता था कि साहब इसमें क्या क्या करिश्मा कर रहे हैं, जिसको वो मालूम हो जाता था लोगों को। तो श्योर है कि मान लीजिए मोदी जी ने पहली बार कहा कि साहब वो 15 लाख आएंगे, मैं इतनी करोड़ नौकरियां दूंगा, ये सब करूंगा, वो सारा मैजिक तो खत्म हो चुका है। इसलिए मोदी मैजिक नेचुरल ही खत्म हो जाएगा। कितनी बार आप पब्लिक को एक ही बातों से लेकर के आप भटकाएंगे, और वो चीजें उल्टी हो गई, विपक्ष के साथ आ गई। उन्होंने कहा साहब नौकरियां कहाँ हैं, 15 लाख कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के फिर रिजल्ट आया जाति के ऊपर। और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि जहां पर जिसकी संख्या जितनी भारी है और उसका असर पड़ता है, मैं तो चिंतित हूं। जैसे कि अनुप्रिया पटेल का आप ले लीजिए, आपको याद होगा अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही हैं, और वहीं से
मुलायम सिंह जी ने फूलन देवी को टिकट दिया था केवल जाति के आधार पे, क्योंकि वहां पे विंध्य लोगों की संख्या ज्यादा है। जी सपा ने विंध्य वहां से लड़ा रहे हैं। बस एक सीट ऐसी जो गोरखपुर है, जिसमें रवि किशन जी हैं, उनके सामने जो कैंडिडेट काजल निषाद को लड़ाया, मुझे लगता है कि थोड़ा और बड़ा चेहरा, कोई बड़े नेता को लड़ाना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो अच्छी लड़की है और नए लोगों को लाना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से जैसे कि हमारे मित्रों ने बताया कि इस बार जो पहले के चुनाव थे 14 और 19 का, वो नहीं रहा है। इस बार का चुनाव निश्चित रूप से कुछ जागरूकता पर है, कुछ जाति पर है, और लोगों में वो मैजिक नहीं है जिस मैजिक के आधार पर बीजेपी ने टिकट दिया था। इसलिए उसका भी फर्क दिखाई पड़ता है, और वो फर्क रिजल्ट में आएगा, आप देख लीजिएगा दुर्गेश जी। जी जी ब्रजेंद्र प्रताप, जैसा मैंने अभी इस कार्यक्रम की भूमिका में कहा कि बीजेपी की तो अग्नि परीक्षा है ही, विपक्ष के पास खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं। अब बीजेपी को डिफेंड करनी है 11 सीटें उसके गठबंधन को, 9 बीजेपी के, 2 उनके साथियों की। लगातार मेरे साथ कार्यक्रमों में आप इस बात को कह रहे हैं कि इनके जो सहयोगी हैं बैसाखी पर आ गए हैं। तो बैसाखी के बाद अब क्या व्हील चेयर पर आते आपको दिख रहे हैं, या घुटनों के बल घिसटते दिख रहे हैं अंतिम चरण में आते आते? ब्रजेंद्र, अनम्यूट करिए। ये घुटने के बल आते हुए दिख रहे हैं जी ओम प्रकाश राजभर के बेटे को तो आपने देख लिया। जी हाँ जी ओम प्रकाश के बेटे को आपने घुटनों पर देख लिया। जी। नहीं, वो तो लोटे थे, ऐसे करके लोटे हुए थे, घुटनों के मतलब साष्टांग थे, ऐसे करके थे। जी देखिए, प्रतीकों की लड़ाई है दुर्गेश जी। जी आपने प्रोफेसर वर्मा साहब, आपने मोदी के मंच पर अनुप्रिया पटेल को जय श्री राम बोलते देख लिया। जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वो पार्टी है जो नमो बुद्धाय से शुरू हुई थी जी और चुनाव के लिए जय श्री राम पर आ गए। ओम प्रकाश राजभर का बेटा चरणों में लौट गया। आप सोशल मीडिया पर इन लोगों की खिंचाई देखिए। इन्हीं की जाति के लोग, निषाद, राजभर, पटेल, इनको कह रहे हैं कि कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। मायावती जी जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती थी तो जो दलित समाज है वो स्वाभिमान के साथ जीता था। उसको था कि हमारी मुख्यमंत्री बैठी, निश्चित तौर पर और मुख्यमंत्री के अगल बगल लोग बैठ नहीं पाते थे। तो मायावती का ये जलवा होता था कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सूरमा उनके सामने खड़े रहते हैं, कुर्सी नहीं मिलती थी, और पूरा दलित स्वाभिमान के साथ रहता था। और इसीलिए वो खुश होता था कि हमारी नेता देखो बड़े बड़े धुरंधरों को खड़ा किए हुए कुर्सी नहीं दे रही, और वो हाथी पर वोट डालकर आता था। जी ये स्वाभिमान जगाने वाले जो नेता आए 2014 में तो ये ठीक थे। 19 का चुनाव मोदी ने अपने मैजिक के साथ लड़ा, और 19 का चुनाव मोदी जी का सबसे सशक्त और मजबूत चुनाव था। 24 में वर्मा साहब भी कह रहे हैं, मनोज जी भी कह रहे हैं, हैदर भाई कह के चले गए, और सिन्हा साहब, उत्कर्ष जी देख ही रहे। ये चुनाव जातियों के चुनाव, ये 19 का जो चुनाव था वो जातियों में बटा था। ओम प्रकाश राजभर, निषाद, तिवारी, नोनिया। ये चुनाव मंडल 2 की पोजिशनिंग पर है। मंडल 2 है, यहां आप कोई पटेल, कोई राजभर, कोई निषाद, कोई नोनिया, कोई कुम्हार, कोई कुशवाहा नहीं रह गया। ये पिछड़ी जातियों में बदल दिया दुर्गेश जी। ये विपक्ष की एक बड़ी बड़ी रेखा विपक्ष ने खींची है, जिसका मोदी जी को जवाब लगातार देना पड़ रहा है। आरक्षण, संविधान, रोजी रोजगार, इसके बाद जाति। पूर्वांचल में जो जातियों का समीकरण है, उसी समीकरण से इन्होंने टिकट दिए, चुनाव हुए, और पन्ना प्रमुख का कोई उत्साह नहीं है। मैंने पूर्वांचल की 5 सीटों पर ऐसा देखा है कि चुनाव वाले दिन बहुजन समाज पार्टी के बस्ते नहीं थे, समाजवादी पार्टी के लोग पूरे जोश के साथ लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का जो बस्ता होता है, उस बस्ते पर आधे से कम संख्या थी, पन्ना प्रमुख तो थे नहीं। ये जो उत्साहहीनता है, यही कारण कि वोट कम पड़ा। और अब जो आखिरी चरण है, 7वां चरण है, टेम्परेचर 48 पार हो रहा है। जी काशी में मैं था 2 दिन पहले,
प्रधानमंत्री के कार्य क्षेत्र में कार्यालय से उनके भेजा गया है कार्यकर्ताओं को, जो बड़े नेता हैं, कि आप 1 लाख लोगों से संपर्क करेंगे। एक फॉर्मेट आया है वहां। जी मैंने गोदौलिया में देखा, गोदौलिया एक जगह है, गोदौलिया में मैंने देखा कि दलित बस्ती में, जो गरीब झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती है, वहां पर कागज आ रहा है और उसमें लिखा हुआ संपर्की का नाम, संपर्क करने कौन आ रहा। जी तो संपर्क करने वाले में जिस नेताजी का नाम लिखा था वो नहीं थे, मैं उनको जानता हूं। उनके कार्यकर्ता थे, वो दस्तखत करवा ले रहे थे और लिखवा ले रहे थे कि नहीं, हाँ हम आए, नंबर, नाम, मोहल्ले का, वार्ड नंबर, मकान नंबर। ऐसे ही मैंने पूछा रात में, जब मैं बीएचयू की तरफ था, तो मैंने पूछा कि भाई कल आपको मैं खोजता रहा उस बस्ती में, आप थे नहीं? अरे भैया मैं था। तो फिर हमने कहा पत्रकार से बात कर रहे हो भाई, कुछ तो सही बोल दो। तो कहते हैं कि बताइए कि 1 लाख लोगों से एक हफ्ते में कैसे मिल सकते हैं, कैसे संभव है? और ये काम भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से 1 महीने 2 महीने से करवा रही है। बावजूद उसके जी पूर्वांचल के चुनाव में, सेंट्रल यूपी से शुरू हो गया था, पूर्वांचल के चुनाव में आते आते तक कार्यकर्ता थका हुआ है, उत्साह नहीं है। जाति का चुनाव है और जिस जाति का प्रत्याशी है वो अपनी जात के लोगों को तो निकाल ले रहा है। इलाहाबाद में, शहर उत्तरी, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, सबसे कम मतदान हुआ उत्तर प्रदेश का, सबसे कम। जी मतदाताओं में उत्साह नहीं दिख रहा दुर्गेश जी। जी और चुनाव केवल और केवल जाति के घोड़े पर है। जाति का अपना अपना घोड़ा है, जाति के सवार लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को पूर्वांचल में बहुत कुछ खोना पड़ेगा। नहीं ब्रजेंद्र, जैसे ये एक पूरा सिनेरियो आपने खींचा, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मंडल मतलब जो दूसरा एडिशन है मंडल का 2.0, ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि इनका जो जादू है जी मैं एक समाजवादी पार्टी ने 11 कुर्मी प्रत्याशी लड़ाए। जी ये कोई सामान्य बात है? बहुत सारे लोगों को, अलग अलग जातियों को लड़ाया गया है। जी पूर्वांचल में पर्चे बट रहे हैं जी कि समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने 11 कुर्मी जाति, पटेल, कुर्मी और ब्रैकेट में पटेल, जी कि कुर्मी और पटेल जातियों को 11 टिकट दिए हैं। इन 11 का मुंह देखकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए। अच्छा, इन 11 का मुंह देखिए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए। जौनपुर में भी यही हो रहा है, मिर्जापुर में भी यही हो रहा है, चंदौली में भी यही हो रहा है, भदोही में यही हुआ, प्रतापगढ़ में यही हुआ। मसला यह है कि ये जो जातियां हैं, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने बड़े नियोजित तरीके से एक बहुत बड़ा तबका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। इसमें वो सफल भी हुए हैं। और जबकि ये कहा जा रहा था ब्रजेंद्र कि बड़ा टिकट बंटवारा बहुत कमजोर किया अखिलेश यादव ने, ये भी कहा जा रहा था। अखिलेश यादव जी का टिकट बंटवारा मैं अभी भी कमजोर कहता हूं। अच्छा, कई ऐसी जगह पर कुर्मी प्रत्याशी लड़ाए, लेकिन कमजोर लड़ा दिए। दूसरे लोग बहुत बेहतर जीत सकते थे, वो एक अलग मसला है। ये जो मैं कह रहा हूं कि कुर्मी, उन्होंने कहा कि यादव और मुसलमान जितने टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए हैं, उतने अकेले कुर्मी दिए इस बार। ठीक बात है, 6 दिए हैं, 6 मुसलमान 6 यादव, ठीक बात है, आप बिल्कुल ठीक है ना। तो 13% कुर्मी है और पूर्वांचल में कुर्मी निर्णायक है ज्यादातर जगहों पर। मतलब आप छत्रपति मोर्चा बना ही दोगे, मानोगे नहीं? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं बनाना नहीं चाहता। मेरे बनाने से क्या, मैं जो दिखा है वो मैं बता रहा हूँ। हाथी मरा है, घायल है, आप तय करिए। चलिए उत्कर्ष जी को दोबारा चर्चा में ले लेते हैं। उत्कर्ष जी मुझे हाँ बोलिए, वर्मा जी बोलिए। जी मैं आज की एक घटना बता रहा हूँ जी। बनारस में एक विधानसभा है रोहंगिया जी, शायद आपने सुना हो। हाँ, खूब सुना है। और सोनेलाल पटेल जी सबसे पहले वहीं से चुनाव लड़े थे जी। बाइद बिहार गए थे, अलग बात है। अनुप्रिया पटेल वहीं से चुनाव लड़ी थी, वहीं से जीती थी जी। और वहीं से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की जी। वो मैक्सिमम पॉपुलेशन कुर्मियों वाली विधानसभा है जी। एक चीज, और आज चूंकि मैं कुर्मी बिरादरी से आता हूँ, इसलिए हमारे कई
परिचित हैं। जी और रोहिंग्या में मैंने कई लोगों से बात की। जी इवन बीजेपी के जो क्षेत्रीय महामंत्री हैं, पिछली बार जिसको बीजेपी ने, सुदामा पटेल को, जिसको चुनाव लड़ा दिया था एमएलसी का, जी जी उसको बेचारे को फंसा दिया था, जी उन लोगों से बात हुई। अब उन लोगों का ये कहना है कि साहब, निश्चित रूप से ये तो मानना पड़ेगा कि हमें बीजेपी से नहीं, अन्य पार्टियों से ज्यादा लाभ है। और जो लोग हमारे विषय में पूछते हैं, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ गया कि खाली यादों से काम नहीं चलेगा। बेनी बाबू जब तक थे तब तक वो, बेनी बाबू और मुलायम सिंह दोनों लोग मिल करके चुनाव लड़ते थे, और उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई और आगे बढ़ गए थे। दूसरी एक घटना मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, एक नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहन जी के बहुत सगे रिश्तेदार, आनंद के भी जिसके लड़की से शादी हुई है, उनका छोटा भाई हमारा रिसर्च स्कॉलर रहा है। जी मैंने उससे बात की, भैया कि बहन जी इतना क्यों डर गई, और दूसरा आप लोग क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि साहब, हमसे लोग पूछते हैं, वो जोनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुका है, जी हमसे पूछते हैं और हमें कहना पड़ता है कि आप सपा को वोट दीजिए। तो एक चीज बड़ी घटना हुई है जो 19 में नहीं हुई थी, 22 में नहीं हुई थी। 22 में जो दलित वोट बहन जी के, जिसको आप कह सकते हैं उतने एक्टिव ना होने की वजह से भाजपा में चला गया था, या भाजपा वालों ने खींच लिया था दलित वोट, 19 में भी खींचा था। इस बार दलित वोट भी वो सपा में गया है, ठीक बात है, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है, में गया है, बड़ी बात है, इसलिए उसका फर्क पड़ेगा। बड़ी बात है। उत्कर्ष जी के पास पुनः जाते हैं। उत्कर्ष जी, ये ब्रजेंद्र और डॉक्टर वर्मा ने एक दिशा दी कि जो पिछड़ों की गोलबंदी है वो इंडिया गठबंधन के साथ दिख रही है। आपको इस पूरे चुनाव में एक्सपेक्टर क्या नजर आ रहा है, पूर्वांचल में और पूरे उत्तर प्रदेश में फिलहाल? देखिए, दोनों लोगों ने जो बात कही, मैं बिल्कुल अपने आप को संबद्ध करता हूं उससे। और ना सिर्फ कुर्मी की बात है, बल्कि देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, कुर्मी बिरादरी ना कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रही, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं रही, लेकिन पॉलिटिकली सबसे ज्यादा कॉन्शियस ओबीसी बिरादरियों में कुर्मी मैं मानता हूं। जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 42 विधायक हैं कुर्मी समाज से जी इस वक्त, जी और उसमें से 22 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 20 समाजवादी पार्टी के। जी जी तो वो अपने कैंडिडेट को देखते हैं, समाज को मजबूत करने की दृष्टि से देखते हैं, और इस बार जब ये 11 टिकट मिल गए हैं तो फिर वो बिल्कुल उस चीज का महत्व समझ रहे हैं। दूसरा, लोध बिरादरी को, लोधी को मैंने देखा पिछले 30 सालों में हार्डकोर भाजपाइट। हाँ, कल्याण सिंह जी की वजह से, कल्याण सिंह ने जोड़ा। सिंह जी, उमा भारती, वो चलता रहा। अब वो भी बदले। मैं आपको बता रहा हूं और दावे से बता रहा हूं, लोधी विधायकों की बात मैं आपको बता रहा हूं कि लोध बिरादरी बीजेपी के साथ नहीं है। तो बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है इसका मुझे मतलब। लोधी विधायकों ने कहा है ये बात कि हमारा समाज नहीं है, तैयार नहीं है वोट देने के लिए। तो एक बात तो ये, दूसरी बात, आप जो इस चर्चा में एक चीज बार बार आ रही है ना कि भाजपा का इम्तिहान तो अपनी जगह पे है, लेकिन सहयोगियों का इम्तिहान है। तो मैं आपको 3 सहयोगियों में से 2 के बारे में बहुत स्पष्ट बता दूं। ओम प्रकाश राजभर अपनी साख बचा पाए, ये उतनी ही करीबी मामला है जितना पृथ्वी से शनि ग्रह की दूरी है। और प्रवीण निषाद की भी तो आप सीधे कह दीजिए नहीं बचा पाएंगे ना। और संजय निषाद का आलम यह है कि संजय निषाद अपने पुत्र का बचाने में सीट संत कबीर नगर, उनके पसीने छूट गए हैं, और वही संत कबीर नगर है जहां पर उनकी पिटाई भी हो गई। हाँ हाँ, इलेक्शन से थोड़े दिन पहले हुई है पिटाई की बिरादरियों में। बिल्कुल ठीक बात। आप ये समझिए कि जहां पे आपका बेटा सांसद हो, आप उस समाज के सर्वमान्य नेता बनने की कोशिश हो, वहीं आपकी पिटाई हो जाए तो आपका समाज में जो असर है वो। दूसरा, सुल्तानपुर और गोरखपुर 2 ऐसी सीटें हैं जहां निषाद समाज का बहुत बड़ा वोट है। 1,65,000 के करीब सुल्तानपुर में है और 4 लाख के करीब गोरखपुर में है।
दोनों जगह संजय निषाद कोई सपोर्ट नहीं दे पाए हैं, एकदम क्लियर बात है। तो ये दो मठाधीशों की तो स्थिति ये है। रह गई अब अनुप्रिया खुद की सीट को लेकर इतना उलझ गई है कि वो बाहर जाके प्रचार ही नहीं कर पा रही। तो अनुप्रिया पटेल के सामने संकट खुद को बचाए रखने का है, और इसलिए जो जैसे कहते हैं ना कि आपके पाए जो हैं, भले ही भाई नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़े स्टैंड हैं, लेकिन ये कि माइक का बहुत बड़ा स्टैंड होता है, तो नीचे 3 पाए तो होते ही है ना जो सपोर्ट करते हैं। तो ये तीनों लड़खड़ाए हुए हैं, और खुद मोदी जी का माइक स्टैंड जो है वो झुका हुआ है। मतलब मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग बात फिर उन्होंने कर दी। उन्होंने कह दिया कि अगर गांधी फिल्म न बनती तो महात्मा गांधी को विदेश में कोई जानता नहीं था। मतलब अद्भुत बयान दे रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है। वो नरेंद्र मोदी तो नहीं है जो 2019 तक थे। जो व्यक्ति विदेशों में उनकी आजादी की लड़ाई लड़ता हो और जीतता हो, उसको विदेशों में नहीं जानते, बड़ी हास्यास्पद बात है। बड़ी हास्यास्पद बात है। भले ही मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हो, लेकिन बड़ी हास्यास्पद बात है। देश कितना सपोर्ट करेगा आपको ऐसी बातों पर? ब्रिजेश जी, अब तो ये हो गया कि जो छत्रप बने हुए थे जी, और जाति के आधार पर उन्होंने छत्रप बनने के लिए और फिर इसके बाद परिवार तक सीमित हो गए जी, किसी बिरादरी का काम किया नहीं जी, और वो राजनीति का लाभ लेते रहे। कोई भी हो, चाहे राजभर भी हो, चाहे अनुप्रिया जी हो, कोई एक भी उदाहरण बता दे, वो भी बीजेपी गवर्नमेंट में। ठीक बात है। अगर वो व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए होते तो बिरादरी के सारे लोग उनके पीछे क्यों चलेंगे? ठीक बात है। सवाल उठता है। मनोज मिश्रा के पास पुनः जाएंगे। मनोज जी, बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत बेहतरीन बातें उत्कर्ष जी ने रखी, और जो उन्होंने प्रतीकों के सहारे इन जो एनडीए के घटक दल हैं और इनके मुखिया हैं, इनके बारे में जो रेखा चित्र हमारे दर्शकों के सामने खींचा, वो अद्भुत है। उत्कर्ष जी ने निश्चित तौर पर वह अद्भुत दृश्य खींचा। ये जो 13 सीटें हैं, इसमें क्या मान रहे हैं? लड़ाई है, बीजेपी फायदे में दिख रही है मोटे तौर पर, या जो इंडिया वाला गठबंधन है वो बहुत बहादुरी के साथ 5 सीट पर, 7 सीट पर, 10 सीट पर, क्या स्थिति दिख रही है आपको? दुर्गन भाई, मैं बताऊं, जैसे अभी वर्मा जी और बात कर रहे थे, उसमें जो अहम बात है, इन 13 सीटों में पूर्वांचल में जिनके जरिए, जिनको आप नहीं मान के चले थे कि हमारी बैसाखी होंगे, वो आपकी लाइबिलिटी बन गए हैं। जो अभी बात हो रही थी निषाद की, राजभर की, इन लोगों की, और जब ये चुनाव हारते हैं तो किस दल में चले जाते हैं और क्या क्या बातें करते हैं, मुझे लगता है बहुत लंबा समय हो जाएगा, वो चर्चा करने का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चूंकि गोरखपुर और बनारस के बीच में कई सीटें आती हैं, तो जो गठबंधन के जो नेता हैं, जो अपने आप को छत्रप मानकर विधान परिषद से लेकर राज्यसभा से लेकर लगातार अमित शाह के बिना कोई मीटिंग नहीं करते थे, लग रहा था कि इनके सहारे भारतीय जनता पार्टी की फूलपुर से लेकर के बाकी और जगहों की सीटें निकल जाएंगी। पर हकीकत ये है, ये भारतीय जनता पार्टी के सहारे अपनी दुकान चलाने के चक्कर में सांसद इस बात की आज की डेट में। तो आप खुद लगाइए कि जब 13 में 11 जातीय समीकरण के बाद, जो भी विजय भाई ने एक बात कही थी, मैं एक शब्दों में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 14, 17, 19 और 22, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं, इतनी प्रचंड बहुमत उसको कभी नहीं मिली भगवान राम के संघर्ष में। भगवान राम, अच्छा भगवान राम को लोग भूल जाते हैं, अरे भाई भगवान राम कई सौ वर्षों में के संघर्ष के बाद आपने उनको स्थापित किया। मुझे तो लगता है बम बम होना था, यूपी में तो कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए वोट उनको लेकर के, बल्कि जो लोग लाख लाख लोग दर्शन करने आ रहे थे। तो दरअसल दुर्गेश भाई क्या होता है ना, जब चीजें बननी होती हैं तो सबका सहयोग और हाथ लग जाता है, जब चीजें बिगड़नी होती हैं सब एक एक ईंटें उखाड़ने की बात। ठीक है मनोज जी, मैं क्विक रिएक्शन बहुत जल्दी से लेता हूं, मेरे पास 1 मिनट है और 3 लोगों को लेना। ब्रजेंद्र, क्विक रिएक्शन, राम मंदिर मुद्दा क्यों नहीं बना? राम मंदिर मुद्दा शुद्ध, राम मंदिर मुद्दा बनाते ही पिछड़े और भाग जाएंगे, नहीं बना है। पिछड़े और दलित राम मंदिर के साथ कनेक्टेड नहीं दुर्गेश जी। ठीक बात है। प्रोफेसर वर्मा, ये मुद्दा क्यों नहीं बना या क्यों नहीं बनाया गया? दुर्गेन जी, एक ऑर्गेनाइजेशन था, शायद आप जानते हो, अर्जक संघ,
जी जी, खूब अच्छी सुना है तरीके से। अरजक्शन। जी और उसके जो असली नेता थे रामस्वरूप वर्मा जी, जी जी कई बार उन्होंने रामायण तक जगाई। जी और निश्चित रूप से आप जानिए कि आज हम जिस युग में बैठे हैं, हम अपने घर से आपसे बात कर रहे हैं, विज्ञान के युग में बैठे हैं। और विज्ञान के युग में आप हमको वो पढ़ा रहे हैं जो संभव नहीं है। तो इतना तो जागरूकता बढ़ी है, लोगों में जानकारी हुई है कि खाली राम मंदिर से हमारी तरक्की नहीं होनी है, उससे हमारी नौकरी नहीं मिलेगी, उससे हमारा परिवार नहीं चलेगा। ठीक बात है, तो अब वो राम मंदिर का कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक बात है, विकास का ठीक मुद्दा बात चलता है। ठीक बात है। उत्कर्ष जी, इसलिए अंतिम नहीं टिप्पणी इस कार्यक्रम की। जो लग रहा था जब राम मंदिर का लोकार्पण हुआ, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ऐसा प्रचंड ज्वर बहुमत लेंगे। इस देश में हिंदू लहर का, सनातन लहर का, राम लहर का यहाँ प्रकट होगा कि विपक्ष को अपना चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वैसा दिख नहीं रहा। क्या वजह है? बहुत बहुत संक्षिप्त में। वैसा न दिखने की वजह स्वयं नरेंद्र मोदी या उनकी कार्यशैली है। एको हम द्वितीयो नास्ति वाला जो था, उन्होंने सारे धर्माचार्यों को उससे दूर कर दिया, और धर्माचार्यों ने जब उसकी आलोचना करनी शुरू कर दी तो ये स्थापित हो गया कि ये पूरा पॉलिटिकल स्टंट है। तो जैसे ही ये स्टेब्लिश हुआ कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, उसके बाद से उसकी पूरी हवा निकल गई। और वास्तविकता भी है कि जो शुरू में आप ये देखिए कि जो एयरपोर्ट इतनी तेजी से चला, इतनी फ्लाइट्स आई, आज अयोध्या के एयरपोर्ट पे तमाम फ्लाइटें बंद हो गई हैं, क्योंकि जो लोग, ट्रेनें आधी हो गई हैं, जो स्पेशल ट्रेनें थी वो बंद हो गई हैं। अयोध्या के एयरपोर्ट से अहमदाबाद और जयपुर अब आप नहीं जा सकते। एयरलाइंस ने क्या कहा? पैसेंजर लोड नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह ये थी कि ये क्रिएटेड चीज थी। जो आया वहां शुरुआती दौर में लाया गया, उसने देखा कि वास्तव में मंदिर तो तो नहीं विपक्ष बना इसका है। मतलब ठीक कह रहा था कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है। हाँ, तो वो पॉलिटिकल मुद्दा स्टेब्लिश हो गया। और जैसे ही ये पॉलिटिकल मुद्दा स्टेब्लिश हुआ ना, सामान्य हिंदू देखिए फैनेटिक नहीं होता है, सामान्य हिंदू अपनी आस्था के साथ रहता है। तो ये फैनेटिसिज्म खत्म हो गया उसमें। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया उत्कर्ष जी, मनोज मिश्रा, प्रोफेसर एमएल वर्मा साहब, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और हैदर नकवी साहब, आपका भी धन्यवाद। बहुत आभार करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। पूर्वांचल करण महाभीषण है, लोग कह रहे हैं कि अंडर करंट है, हवा बदल गई है, हवा टाइट है। हमारा सवाल है जिसका जवाब लगभग हमारे जो सवाल है कि पुरवैया किस ओर चल रही है या पुरबिया किस ओर जा रहे हैं, इसका जवाब मोटे तौर पर इस चर्चा में मिल गया कि जो हिंदुत्व का खांचा था उसमें जो जातियां हैं वो उसमें ना फिट होके जातियां गोल बंद हो गई। मुझे लगता है कांटे की टक्कर का यही सबसे बड़ा कारण है। नमस्कार।